हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको एक बहुत ही अमेजिंग कहानी बताने वाली हूँ। चलो तो फिर हम कहानी को स्टार्ट करते हैं। मेरे प्रिय पोते थियोडोर ड्यूक ऑफ बेटनबर्ग के नाम से, क्योंकि तुमने मेरी एक भी चिट्ठी का जवाब नहीं दिया, यह बूढ़ा दिल सिर्फ झुलसा ही नहीं गया बल्कि राख बन चुका है। सुना है कि तुम जल्दी अपनी गर्मियों की छुट्टी के लिए बेटनबर्ग लौट रहे हो। राजपरिवार और तुम्हें दोनों ही तुम्हारी वापसी का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। वापस आते ही तुम्हें तुरंत विवाह प्रस्ताव पर ध्यान देना होगा, जो महल की ओर से भेजा गया है। ऐसा थियो कि दादी ने लेटर लिखा हुआ होता है। फिर थियो कहता है, अरे भगवान, लगता है दादी माँ ने अब तक उम्मीद नहीं छोड़ी है। क्या वह आपकी शादी के बारे में कोई चिट्ठी है? थियो बोलता है, अब तो यह हर साल होने वाली बात बन रही है। हर बार छुट्टी पर जाने से पहले मुझे मानसिक रूप से तैयार करना पड़ता है। शादी, सगाई, कम से कम किसी को डेट करना। अब जब सोचता हूँ कप्तान, आपकी खुद की प्रेम जिंदगी भी तो कुछ खास नहीं लगती, क्योंकि एडमिरल्टी में हर दिन आपके लिए लव लेटर की बाढ़ नहीं आती। मुझे यकीन है कि आप पलक झपकते ही शादी कर सकते हैं। डेट करना तो फिर दूर की बात है। फिर क्यों? क्या यह सब बेहद कष्टदायक और निरर्थक नहीं लगता? माफ़ कीजिए, ये बकवास छोड़ो और मुझे अपनी गर्मियों की योजना के बारे में बताओ। रिवर रोज। ओह, मैं दक्षिण में स्थित ग्लेस्टर कैसल जा रहा हूँ। मेरे चाचा सोमरेट परिवार के माली है। उन्होंने कहा है कि वहाँ काम करने वालों की कमी है, तो मैंने सोचा थोड़ा सा हाथ बटा दूँ। फिर थियो बोलता है, तुम अपनी इतनी मुश्किल से मिली का छुट्टियों का करते हुए बिताने वाले हो। फिर दोस्त बोलता है, मुझे लगता है कि खाली समय बर्बाद करने से बेहतर है कि मदद कर दूँ। ग्लेस्टर कैस्टल की हवा बेहद सुहावनी है और पास में तैरने के लिए एक नदी भी है। और फिर थियो को कुछ याद आने लगता है। तुम्हारे भीतर जीवन के लिए कोई जुनून नहीं दिखाई देता क्या? उसका मतलब क्या? थियो का दूसरा दोस्त उसे कह रहा होता है। क्या तुम सहमत नहीं हो? शायद तुम इसी तरह आगे भी जीते रहोगे, लेकिन सुनो, मैं बस एक बार तुम्हें ऐसा देखना चाहता हूँ कि तुम हर चीज़ को दिमाग से तोलना बंद कर दो और उसकी सुनो, अपनी दिल की। कोई आवेग, कोई चाहत। मैं यकीन दिलाता हूँ कि तुम एक दिन सचमुच अद्भुत होगा। तुमने कहा था तुम्हारे रिश्तेदार दक्षिण में रहते हैं। रियो रोज कहता है, जी, मैंने अपना विचार बदल दिया है। मुझे लगता है कि मैं भी तुम्हारे उस सुकून भरी गर्मियों की छुट्टी में तुम्हारे साथ शामिल हो जाऊंगा। फिर हमें एक कैस्टल दिखाई देता है। वहाँ दो आदमी बैठकर बात कर रहे थे। वह काफ़ी शालीन है और उसका चेहरा भी बेहद सुंदर है। सोचना पड़ेगा कि सोमरसेट ने अर्ल ने अपनी भतीजी का पालन पोषण कितनी अच्छी तरह से किया है। यह तो मेरी उम्मीदों से भरी भी बेहतर निकला। वास्तव में काफ़ी संतोषजनक। वनेसा, साइरन सोमरसेट। तो फिर क्या हम योजना के अनुसार आगे बढ़े? ऐसा वनेसा का अंकल कहता है। शादी से पहले मैं यह सिद्ध होते देखना चाहूँगा कि दुल्हन पवित्र है। मेरी भतीजे पर संदेह करना मेरा अपमान है बेरन, लेकिन भले ही यह मेरी दूसरी शादी हो, क्या दागदार वस्तु मेरे लिए खराब छवि नहीं बनेगी? जब तक उसकी पवित्रता सिद्ध हो जाती है, आप मुझसे जो चाहे मांग सकते हैं अर्ल। मैं किसी ऐसे व्यक्ति को जानता हूँ जिसे वह यह पहचानने की अद्भुत कला है कि कोई स्त्री पुरुषों के बारे में अनुभवी है या नहीं। वनेसा को याद आता है, इस पल से सब कुछ बदल जाएगा, क्योंकि स्वर्गीय अर्ल ऑफ सोमरसेट की उपाधि उसे अब उनके चाचा मिस्टर वाइट के सौंप दी गई है। मिस वनेसा अब न तो संपत्ति पर और न ही परिवार के नाम पर कोई अधिकार जता सकती है। इसके अतिरिक्त आज से मिस्टर वायरेट के बीच मिस वनेसा से संबंधित सभी अधिकार और जिम्मेदारी प्राप्त होगी। वह क्या खाती है, वह क्या पहनती है और वह क्या इस्तेमाल करती है, सब कुछ। और समय आने पर उसकी शादी भी। खैर, मैं आशा करता हूँ कि मिस वनेसा का भविष्य सौभाग्य से भरा हो। वनेसा दौड़ते हुए बगीचे में आती है और बोलती है, जैसे ही मैं बालिग हुई तुरंत विवाह की नीलामी। सौदा इसके लिए बिल्कुल सही शब्द है। पेड़ पर से फल नीचे गिरता है और वनेसा बोलती है, दागदार वस्तु। गार्डन में कोई स्मेल आ रही होती है
और ओनेसा को पता चलता है और वो बोलती है सिगरेट का धुआं, यहाँ कोई है। और वह इधर उधर देखती है तो फिर उसे पता चलता है कि पेड़ के नीचे कोई लड़का बैठा हुआ होता है।